हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग रसायन विज्ञान के नए टॉपिक पदार्थ और उनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना यानी कि उसके स्ट्रक्चर, संगठन, कंपोजिशन और गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर, तो इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है एंटोनी लेवोजियर, याद रखिएगा। और रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। तो कीमिया का अर्थ क्या है? तो कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। तो कीमिया से ही केमिस्ट्री बना है। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे हम पदार्थ यानी कि मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है। तो देखिए, द्रव्य और द्रव दोनों अलग अलग है। द्रव्य का मतलब है पदार्थ यानी कि मैटर, और द्रव का मतलब होता है लिक्विड। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान यानी कि मास हो तथा जो स्थान घेरता हो वो पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मांड में उपस्थित जो स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहा जाता है। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। तो मास किसे कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर को किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। तो पदार्थ के उदाहरण क्या है? तो जो भी चीज स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाती है। जैसे जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब, ये सभी क्या है? ये सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। लेकिन ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार और भावनाएं ये पदार्थ नहीं है। जैसे जो आपकी भावनाएं हैं वो स्थान नहीं घेरती, उनका कोई मास नहीं है, इसलिए पदार्थ नहीं है। जैसे ध्वनि है, ध्वनि भी स्थान नहीं घेरती, तो ये सब क्या है? ये पदार्थ नहीं है। तो जिन भी चीज़ों का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे वो पदार्थ कहलाती हैं। इसकी परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या है? तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको अपनी पांचों इंद्रियों से यानी कि फाइव सेंसेस से अपनी पांचों इंद्रियों से यानी कि फाइव सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है। तो आगे हम पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं। तो यहाँ पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला है भौतिक आधार और दूसरा है रासायनिक आधार। तो भौतिक आधार से जो पदार्थ हैं ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। वैसे तो पांच प्रकार हैं इनके, आगे हम देखेंगे, पर मुख्य रूप से इसके भौतिक आधार कितने हैं? तीन। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो भौतिक आधार पर पदार्थ को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। वैसे इसकी अवस्थाएं कितनी हैं? तो पांच अवस्थाएं हैं यानी कि पांच भाग हैं, पर मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन भाग हैं, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक आधार पर देखा जाए तो पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? रासायनिक आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। तत्व यानी कि एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड और मिश्रण यानी कि मिक्सचर। तो आज हम भौतिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भौतिक आधार पर मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। और वैसे देखा जाए तो आधुनिक समय में हमें पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पता चल चुकी हैं? तो पांच अवस्थाएं पता चल चुकी हैं। पहले तीन तो हमने देख ही लिए, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था कौन सी है? तो पांचवी अवस्था को कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसर। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? पांच अवस्थाएं हैं। और इन पांचों अवस्थाओं के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था क्या है? तो ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। तो याद रखिएगा, इसकी यही डेफिनेशन है। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? जिसमें जो वस्तु का आकार हो और उसका आयतन हो वो निश्चित होता है। आयतन का मतलब क्या होता है? तो कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है ना, तो उसके द्वारा घेरी गई जगह ही उस वस्तु का आयतन कहलाती है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो उसे आयतन कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु के द्वारा घेरी गई जगह को ही उसका आयतन कहा जाता है। तो ठोस अवस्था में क्या होता है कि वस्तु का आकार और जो उसका आयतन है ये दोनों निश्चित होता है, हमें पता होता है। जैसे अभी आप जो ये वीडियो है या तो अपने मोबाइल में देख रहे होंगे या तो अपने लैपटॉप में देख रहे होंगे। तो बताइए, जो आपका मोबाइल है या लैपटॉप है ये किस अवस्था में है? ये ठोस अवस्था में है। क्यों? क्योंकि इसका आकार और इसका आयतन निश्चित है, इसीलिए से ठोस अवस्था कहा जाता है। और दूसरा इसका गुण क्या है? तो जब इन द्रव्यों पर, द्रव्य यानी कि पदार्थ, तो जब इन पदार्थों पर बाहरी बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है। यानी कि इनका आकार इतनी इजीली, आसानी से चेंज नहीं होता। जब आप किसी ठोस वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो इनका आकार चेंज नहीं होता।
हाँ, अगर आप मशीन की सहायता से उसको तोड़ना शुरू कर दें तो वो अलग बात है। यहाँ पर बताया गया है कि जब आप इन पर बाहरी बल लगाते हैं तो इनमें अपने आकार बनाए रखने का गुण होता है, इनमें नगण्य संपीड्यता का गुण होता है। संपीड्यता क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जो ठोस वस्तु होती है उसे बाहरी बल लगाकर कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे जो मुलायम चीज होती है उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो ठोस वस्तु होती है ना उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस यानी कि उसके आकार में परिवर्तन, किसी चीज को संकुचित करना। तो जो ठोस वस्तु होती है उसे बाहरी बल लगाकर कंप्रेस आसानी से नहीं किया जा सकता। तीसरा इसका गुण क्या है कि ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान कम होता है, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम होता है। जैसे आप देख रहे हैं जो भी ठोस वस्तुएं होती है ना, इनके जो मोलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, जिसके कारण ही तो कोई पदार्थ ठोस अवस्था में आता है। क्योंकि इनमें जो आणविक स्थान होता है, आप देखेंगे कि जो मोलिक्यूल होते हैं एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं और इनमें स्पेस काफी कम होता है। इसलिए कहते हैं कि ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान कम होता है, और जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। जो इनके मोलिक्यूल होते हैं एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, आकर्षण बल अधिक होता है, और जो मोलिकुलर स्पेस होता है वो कम होता है, और जो इनका घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो भी अधिक होती है। ये तीनों ही गुण याद रखेगा। तो जो ठोस वस्तु होती है उसमें अंतर आणविक स्थान कम होता है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, और जो घनत्व है ना ये भी अधिक होता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर, ये सब पदार्थ की किस अवस्था में है? ये सब ठोस अवस्था में है। उसके बाद हम देखते हैं द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड स्टेट। तो द्रव अवस्था में पदार्थ का जो आकार होता है ये अनिश्चित होता है, परंतु जो इसका आयतन होता है ना ये निश्चित होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखेगा कि द्रव अवस्था में जो आकार है ये अनिश्चित होता है, लेकिन जो उसका आयतन होता है ना वो निश्चित होता है। जैसे जो पानी है, तो पानी अवस्था में है, बताइए पानी का आकार निश्चित होता है क्या? नहीं होता। अगर आप पानी को बाल्टी में डालेंगे तो उसका आकार अलग हो जाएगा, उसको बोतल में डालेंगे तो उसका आकार अलग हो जाएगा। तो द्रव अवस्था में जो पदार्थ होता है इसका आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन यानी कि वॉल्यूम निश्चित होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि वॉल्यूम क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के द्वारा घेरी गई जगह को उसका आयतन कहा जाता है। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है। इसको आसान भाषा में समझाऊं कि अगर जो पानी है वो 5 लीटर है, तो आप उसको किसी भी बर्तन में डालोगे तो 5 लीटर तो रहेगा, लेकिन जो उसका आकार है वो निश्चित नहीं रहेगा। तो उसका आयतन निश्चित रहेगा पर आकार निश्चित नहीं रहेगा। तो द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो द्रव में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। तो जो ठोस वस्तुएं होती है ना उनमें आकर्षण बल अधिक होता है। इनमें आप देखेंगे कि जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल है वो ठोस वस्तुओं की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ठोस वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होती है। आप देख रहे हैं ना कि इनमें जो अंतर आणविक स्थान है वो ठोस वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है, और जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल है वो जाहिर सी बात है जब इनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा तो आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। और द्रवों में ठोस की अपेक्षा जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो भी कम होती है। तो इसका उदाहरण क्या है? तो द्रव का उदाहरण क्या होता है? लिक्विड का उदाहरण क्या होता है? जैसे जल, दूध, तेल, ये किसका उदाहरण है? तो ये द्रव अवस्था का उदाहरण है। इसके बाद आगे हम देखते हैं गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। तो ठोस अवस्था में क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है, लेकिन जो उसका आयतन होता है वो निश्चित होता है। और गैसीय अवस्था में आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी कि तो कोई भी पदार्थ जो गैसीय अवस्था में है उसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। तो गैसों में अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होता है और इनमें उच्च संपीड़ितता का गुण होता है। तो इनमें हाई कंप्रेसिबिलिटी कैसे होती है? क्योंकि इनमें जो मोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब मोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होगा, यानी कि जो आणविक स्थान है ज़्यादा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। तो इसीलिए इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। और गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल जितना दूर जाएंगे उनके बीच आकर्षण बल उतना ही कम होगा। तो ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, द्रव अवस्था में उससे कम, और गैसीय अवस्था में सबसे कम अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। और इसीलिए गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो गैसीय अवस्था का उदाहरण क्या है? जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? तो ये गैसें हैं। तो तीनों जो हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी, अब हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देख लेते हैं। तो ठोस को अगर गर्म किया जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में। और द्रव को अगर गर्म किया जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। तो ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है, और द्रव को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है। और इसका उल्टा, अगर हम गैस को ठंडा करें तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव को ठंडा करें तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो जो बर्फ है वो किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। और अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो किस में बदल जाएगा? तो बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाएगी, यानी कि बर्फ से क्या बन जाएगा? जल, यानी कि पानी बन जाएगा। और जल को अगर हम गर्म करें तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो गैस, यानी कि
वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी का उल्टा हम देखें कि अगर हम वाष्प को ठंडा करें तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, जल में, और जल को ठंडा करें तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में, यानी कि ठोस में। तो यह है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो आगे हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें होती है, ठोस। ठोस के बाद आएगा द्रव, द्रव के बाद आएगा गैस, उसके बाद है आणविक आकर्षण बल यानी कि मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा आणविक आकर्षण बल किसमें होता है, किस अवस्था में होता है, ठोस, उसके बाद है द्रव, उसके बाद है गैस। तीसरा पॉइंट है अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो ये आणविक आकर्षण बल का उल्टा होता है। तो सबसे ज्यादा अंतर आणविक स्थान किसमें होगा, यानी कि सबसे ज्यादा मोलिकुलर स्पेस किसमें होगा, तो गैस अवस्था में, गैस, उसके बाद है द्रव, और सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस किसमें होता है, तो ठोस अवस्था में होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है प्रसार यानी कि एक्सपेंशन। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन गैस में देखने को मिलता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस अवस्था में। विसरण यानी कि डिफ्यूजन। तो विसरण क्या होता है, अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो जैसे हम जब परफ्यूम की शीशी खोलते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वो क्या होती है, कमरे में फैल जाती है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो जैसे जो उजाला नील होती है उसकी 2-3 बूंदें ही हम पानी में डालते हैं, लेकिन वो पानी में फैल जाती है और पानी को नीला कर देती है। तो क्या है, विसरण का उदाहरण है। तो सबसे ज्यादा विसरण किसमें देखने को मिलता है, गैस में। गैस के बाद द्रव, द्रव के बाद ठोस। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें देखने को मिलती है, गैस में, और सबसे कम ठोस में। तो गैस, द्रव और ठोस। तो ये 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो हमने पढ़ ली, अब हम पदार्थ की चौथी अवस्था देखते हैं, यानी कि प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि जो गैसीय अवस्था होती है उसका भी पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो प्लाज्मा। और प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है, जिसमें धनावेशित आयनों यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो इनमें पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इनकी संख्या बराबर होती है। तो पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। प्लाज्मा की अवस्था में होता है, जैसे आपने देखा होगा जब लोहे को गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद वो जिस अवस्था में आ जाता है, आप देखते हैं ना, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जब जो पदार्थ होता है ठोस अवस्था में होता है, तो जैसे जैसे उसमें हीट को ऐड करते हैं यानी कि ताप को ऐड करते हैं तो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में होती है तो जब इसको अत्यधिक गर्म कर देते हैं तो वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, प्लाज्मा में। और सूर्य और तारों की जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, ये भी प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। तो प्लाज्मा को सूर्य और तारों का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य पर भी अत्यधिक गर्मी है। तो सूर्य और तारों की जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, वो भी किस अवस्था के कारण होती है, प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अब हम पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। तो वर्ष 1920 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में पता लगाया था, जिसके आधार पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसर के रूप में द्रव्य की 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की थी। तो भारत के ही वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में, यह कौन सी अवस्था है, तो बीईसी वह अवस्था है जिसमें गैस को लगभग परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, जिसे हम -273.15 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, इसे हम परम शून्य ताप कहते हैं, जीरो केल्विन कहते हैं। तो किसी भी गैस को जब परम शून्य ताप यानी कि लगभग -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दिया जाए तो किस अवस्था में आ जाएगा, तो इसी 5वीं अवस्था में आ जाएगा, जिसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसर कहते हैं। तो किसी भी गैस को लगभग -273 डिग्री सेल्सियस पर शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। जैसे आप इस डायग्राम से समझें, यहाँ पर है लोअर टेम्परेचर, यहाँ पर है हायर टेम्परेचर। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए ताप का एक पैमाना होता है कि उसे कितना गर्म करना है। अगर हम ठोस वस्तु को थोड़ा सा गर्म करें तो लिक्विड में आ जाएगा, थोड़ा और गर्म कर दें तो उसकी अवस्था कौन सी हो जाएगी, गैसीय अवस्था हो जाएगी। और अगर हम किसी सॉलिड वस्तु को बहुत ज़्यादा हीट दे दें तब वो प्लाज्मा की अवस्था में आ जाएगी। और अगर हम इसी का उल्टा देखें कि जो पदार्थ गैसीय अवस्था में है उसे हम ठंडा करें तो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसी गैस को परम शून्य ताप यानी कि लगभग -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दें तो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, उसी को हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसर कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पदार्थ की 5 अवस्थाएं समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम पदार्थ में होने वाले परिवर्तन देख लेते हैं, और यहाँ से भी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो पदार्थों में 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, और दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, तो यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट है भौतिक परिवर्तन क्या है, तो इसमें अगर किसी पदार्थ में परिवर्तन किया जाए ना, तो परिवर्तन करने के बाद भी वो अपनी पुनः अवस्था में वापस आ सकता है।
लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है, यह स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि अगर कोई पदार्थ चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया है, तो दोबारा से अपनी पूर्व अवस्था में यानी कि पहले की अवस्था में वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, तो आपको उदाहरण दिया होगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो जो जो उदाहरण इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भौतिक परिवर्तन देखते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, फिजिकल चेंज। तो इसमें पदार्थ के परिवर्तित होने के बाद भी वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे मोमबत्ती का पिघलना। अब आप कहेंगे कि पिघलने के बाद मोमबत्ती वापस तो नहीं आ सकती। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक है मोमबत्ती का पिघलना और एक है मोमबत्ती का जलना। तो जो मोमबत्ती का पिघलना है ये भौतिक परिवर्तन है और जो मोमबत्ती का जलना है ये रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है कि पदार्थ अगर एक बार परिवर्तित हो जाए तो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। तो मोमबत्ती को अगर एक बार जला दिया जाए तो बताइए क्या वो दोबारा से अपनी अवस्था में वापस आ सकती है, तो नहीं। तो इसीलिए से रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या है, मोमबत्ती का पिघलना। आप देखते हैं जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं ना, तो जलाने के बाद भी कुछ मोम जो पिघल जाती है वो नीचे की ओर बैठ जाती है। तो बाद में आप उसे खुरच कर साफ करते हैं। तो क्या है, मोमबत्ती का पिघलना। तो जो पिघलने के बाद मोम बचती है ना, ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो पुनः अपनी अवस्था में वापस आ सकती है। तो इसीलिए कई बार एग्जाम्पल पूछी गई है। मोमबत्ती का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला उदाहरण है पानी से बर्फ का बनना। तो क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बाद में बर्फ से पानी बन सकता है। तीसरा उदाहरण है पानी का वाष्प बनना। ये भी भौतिक परिवर्तन है। चौथा उदाहरण है दूध का गर्म होना, क्योंकि जब दूध गर्म हो जाता है उसके बाद वो ठंडा भी हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, यानी कि पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पहली वाली अवस्था में वापस आ सकता है। तो दूध का गर्म होना भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। कागज का फटना ये भी भौतिक परिवर्तन है। एक होता है कागज का फटना, एक है कागज का जलना। तो जब कागज को जला दिया जाए तो वो राख बन जाता है। तो राख से वापस कागज नहीं बनाया जा सकता, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन जो कागज फट जाता है उसे जोड़ा तो जा सकता है। तो कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है, कागज का जल जाना रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं, मोमबत्ती का जलना, मक्खन का खट्टा होना, खाने का पचना। जो खाना एक बार हम पचा चुके हैं उसे हम दोबारा पहले वाली अवस्था में तो नहीं ला सकते ना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो खाने का पचना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना और कागज का जलना, ये सभी कौन सा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, तो बताइए। क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, तो बताइए अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। अगला प्रश्न है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो बताइए विसरण अत्यधिक तीव्रता से किसमें होता है, ठोस में, द्रव में, गैसों में या प्लाज्मा में। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अत्यधिक विसरण किसमें होता है, गैसों में, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सही होगा द्रव। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। तो अमोनिया गैसीय अवस्था में है, तो कपूर किस अवस्था में होता है, कपूर ठोस अवस्था में होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो बताइए आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटोनी लेवोशियर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो आकार और आयतन किसका निश्चित होता है, ठोस का। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो बताइए पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गैसों के बारे में सत्य है। तो पहला कथन है कि गैसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होती है। ये कथन तो गलत है। दूसरा कथन है कि गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकृति होती है। तो ये कथन सही है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकृति होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पुस्तक, जलवाष्प, ऑक्सीजन या नींबू का रस। तो बताइए किसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, ये किसका गुण है, तो ये द्रव का गुण है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। तो निम्नलिखित में से जो उदाहरण है उसमें से द्रव का उदाहरण कौन सा है, तो नींबू का रस इसका सही जवाब होगा। नींबू का रस द्रव अवस्था में होता है, तो इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, नींबू का रस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो
आपको ये बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए है शरीर में भोजन का पाचन, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी है दूध का दही बनना, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी है जल का जल वाष्प में परिवर्तन, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो अब आपको भौतिक परिवर्तन बताना है। तो ऑप्शन ए है पानी का बर्फ में परिवर्तन, तो यही सही है। पानी का बर्फ में परिवर्तन किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान, उच्च दाब, कम दाब या कम तापमान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उच्च तापमान। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आपको भौतिक परिवर्तन बताना है। तो एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक करना या केले का सड़ना, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन बी एक आइस क्यूब का पिघलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, पानी का उबलना या मोम का जलना। तो बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो मोम का जलना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।